नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी और लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 11 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि स्वायत्त पहल किस प्लेटफॉर्म से संबंधित है। क्वेश्चन था ये, 4 विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें से डिजिटल इंडिया, जीईएम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, स्टार्टअप इंडिया या मेक इन इंडिया। सही विकल्प हो जाएगा स्वायत्त पहल किस प्लेटफॉर्म से संबंधित है, जीईएम से। ये 2019 में जो कि जीईएम पोर्टल द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि महिला उद्यमियों, युवाओं, स्टार्टअप्स और एमएसएमईएस को सरकारी खरीद प्रणाली में शामिल कर उनकी बाजार पहुंच बढ़ाना। ये इसके उद्देश्य थे, इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किसी कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प दिए इसमें, प्रतिभा पाल है, त्रिपिता घोष है, आरएम नचम्मई है या निधि छिप्पर। तो सही विकल्प हो जाएगा आरएम नचम्मई। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एनपीसीआईएल ने आरएम नचम्मई को भारत के किसी कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया है। यह कर्नाटक के कैगा जनरेटिंग स्टेशन की यूनिट जो कि 3 और 4 का नेतृत्व करेंगे और ये 15 मार्च 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे। यह नियुक्ति भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में जो कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को महत्वपूर्ण एक उदाहरण है। इसी तरह से कुछ और नियुक्तियां हैं, जिसमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम सीएमडी के रूप में प्रवीण एम खन्ना को नियुक्त किया गया। वहीं जो कि श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला खुबा शॉल बनी। बीपी सिंह को नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं ओपन एआई के अरविंद केसरी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को जो कि एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला। वहीं भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया और गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन जो कि उदय कोटक को बनाया गया है। ये थी इनसे संबंधित कुछ और नियुक्तियां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिकागो एल्यूमिनी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने। ऐसा क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दें इसमें, जिसमें से हैं अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, रघुराम राजन या कृष्णमूर्ति वैकंठ सुब्रमण्यम। तो सही विकल्प हो जाएगा कृष्णमूर्ति वैकंठ सुब्रमण्यम, जो कि मार्च 2026 में भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब शॉर्ट में सीए बोलते हैं और आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वैकंठ सुब्रमण्यम को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का प्रतिष्ठित एल्यूमिनी अवार्ड ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट प्रदान किया गया। ये पुरस्कार जो कि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने हैं, जिन्हें यह सम्मान 2018-2021 के आर्थिक सर्वेक्षणों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है और इसके पूर्व प्राप्तकर्ताओं में जो कि कई नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गैरी कर्स्टन किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। 4 विकल्प दिए इसमें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या न्यूजीलैंड। तो ये बने हैं श्रीलंका के। सही विकल्प हो जाएगा श्रीलंका। गैरी कर्स्टन को जो कि श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल जो कि 15 अप्रैल 2026 से 2 वर्षों के लिए होगा, जिसमें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड मतलब एसएलसी ने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर और अनुभवी कोच गैरी कर्स्टन को श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। यह पद जो कि संभालेंगे अपना 15 अप्रैल 2026 से 2 वर्षों के लिए और सनत जयसूर्या का स्थान लेंगे। ये इनका मुख्य लक्ष्य है कि 2027 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम को मजबूत बनाना। कर्स्टन जो कि इससे पहले 2011 में भी भारत को आईसीसी वनडे विश्व कप जिताने वाले कोच रह चुके हैं। बात करें श्रीलंका की,
तो श्रीलंका का प्राचीन नाम जो कि पहले सिलोन था, लेकिन बाद में से 1972 में इस देश का नाम बदलकर श्रीलंका किया गया। यहाँ की करेंसी है जो कि श्रीलंका रुपया, यहाँ की करेंसी है। वहीं यहाँ की कैपिटल है कोलंबो। पीएम है यहाँ के हरिनी अमरसूरिया और प्रेसिडेंट जो कि अनुराग कुमार दिशान। 1948 में जो कि ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी इसने, और 1972 में इसका नाम बदला गया था। वहीं यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे महावेली गंगा जो कि ये सबसे लंबी नदी है यहाँ की। सबसे ऊंचे पर्वत देखें तो पिदुरु तालागला, ये यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ की कुछ प्रसिद्ध बंदरगाह जिसमें से कोलंबो बंदरगाह जो कि यहाँ की प्रसिद्ध बंदरगाह है। यहाँ के धर्म है जैसे बौद्ध धर्म जो कि यहाँ पे मानी जाती हैं। वहीं आधिकारिक भाषाएं हैं जैसे सिहला और तमिल जो कि यहाँ की आधिकारिक भाषाएं। ये थी कुछ संबंधित श्रीलंका से बातें। श्रीलंका से संबंधित कुछ और बातें जैसे भारत के देवगिरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। वहीं भारत ने श्रीलंका में सौर ऊर्जा परियोजनाओं और रेलवे पुनर्विकास परियोजनाओं में भी सहयोग दिया। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास में भारत की भागीदारी रही है। वहीं भारत ने श्रीलंका में त्रिकोलमाली तेल जो कि तेल टैंक फार्म के विकास के लिए समझौता किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरिज वे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ था। वहीं भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय द्विभाषी स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में ही किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन, शॉर्ट में से जेजेएम बोला जाता है, जेजेएम की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी? क्वेश्चन है ये 4 विकल्प दिए इसमें, दिसंबर 2026 तक, दिसंबर 2027 तक, दिसंबर 2028 तक या दिसंबर 2023 तक। तो ये सही विकल्प हो जाएंगे 2028 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कि अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन की शुरुआत जो कि 2019 में हुई थी, लेकिन अब इसका कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसमें जेजेएम 2.0 के तहत डिजिटल निगरानी प्रणाली सुजलम भारत जो कि जल अर्पण और जल उत्सव जैसी पहल शुरू की जाएंगी इसमें। वहीं लक्ष्य है इसका कि दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। ये इसके साल के लक्ष्य रखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि आहार 2026 में पार्टनर कंट्री के रूप में किस देश को चुना गया? 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से फ्रांस, जर्मनी, इटली या स्पेन को। तो ये चुना गया है इटली को। आहार 2026 का आयोजन जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है, जो खाद्य प्रसंस्करण और आतिथ्य उद्योग से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय B2B व्यापार मेलों में से एक है। इसका 40वां संस्करण जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटित किया जा रहा है। वहीं इस आयोजन के लिए इटली को पार्टनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि भारत और इटली के बीच खाद्य प्रसंस्करण, पाक कला, तकनीक और व्यापार सहयोग को मजबूत करना। ये इसके मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स के इस्तीफे के बाद कंपनी का अंतरिम सीईओ किसे बनाया गया? 4 विकल्प दिए इसमें, रोनोजॉय दत्ता, राहुल भाटिया को, अजय सिंह को या संजीव कपूर को। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें से राहुल भाटिया। मार्च 2026 में जो कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने व्यक्तिगत कारणों से अपना इस्तीफा दिया, जिसके बाद कंपनी के प्रमोटर और इंटरग्लोब एविएशन के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह निर्णय जो कि कंपनी में आए परिचालन संकट और उड़ानों के बड़े पैमाने रद्द होने के बाद लिया गया, ताकि संचालन में स्थिरता लाई जा सके। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र विधानसभा ने हाल ही में स्टाम्प शुल्क रिफंड प्रक्रिया तेज करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया? 4 विकल्प दिए इसमें, महाराष्ट्र भूमि राजस्व विधेयक, महाराष्ट्र वित्त सुधार विधेयक, महाराष्ट्र स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 या महाराष्ट्र राजस्व सुधार विधेयक।
सही विकल्प हो जाएगा महाराष्ट्र स्टाम्प संशोधन विधेयक। महाराष्ट्र विधानसभा ने, जो कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र स्टाम्प संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। इस संशोधन के तहत क्या है कि स्टाम्प शुल्क रिफंड मामलों के निपटारे की वित्तीय सीमा जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए बढ़ा दी गई, जिससे रिफंड प्रक्रिया तेज होगी और नागरिकों को जल्दी राहत मिलेगी। वहीं इसके साथ ही राज्य ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी पारित किया, जिससे अनुपयोगी चारागाह गैरान भूमि का उपयोग सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दी है। 4 विकल्प दिए इसमें, कोयम्बटूर एयरपोर्ट, तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट, मदुरै एयरपोर्ट या सलेम एयरपोर्ट। तो सही विकल्प हो जाएगा मदुरै एयरपोर्ट, क्योंकि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मंजूरी दी है। इससे क्या है कि इससे दक्षिणी तमिलनाडु की हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यहाँ हवाई अड्डा जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी कर सकेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है इससे। अगला प्रश्न है कि दुर्लभ मृदा अस्थायी चुंबक विनिर्माण योजना का कुल परिव्यय कितना है। 4 विकल्प दिए इसमें, 5,000 करोड़, 6,500 करोड़, 7,280 करोड़ या 8,000 करोड़। तो सही विकल्प हो जाएगा 7,280 करोड़, क्योंकि भारत सरकार ने दुर्बल मृदा अस्थायी चुंबक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ की योजना स्वीकृति की है। इसका लक्ष्य है कि 6,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला घरेलू पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए, जो कि लगभग 90% तक चीन पर निर्भर है, और इसलिए यह योजना आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि 22वीं सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था। 4 विकल्प दिए इसमें, वैश्विक शांति सहयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं, डिजिटल भारत और साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं। 22वीं सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो कि 21 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें मुख्य विषय था इसका कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं, जो वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित था। यह संगोष्ठी द्वारा, जो कि CAPS द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 4 विकल्प दिए इसमें, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs, करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।